अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PSY 504 का लेसन नंबर 41 दैट इज मेमोरी। इसका ना सबसे पहले मेंटल इमेजरी के बारे में बताया हुआ है। ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आगे है ये समझता है ना। उसके बाद हमने एविडेंस के बारे में पढ़ना है। एविडेंस का भी पीछे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था और इसमें मैं आपको एक दफा दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। अच्छा, एविडेंस में वो क्या बात क्या हो रही है कि ब्लड फ्लो के बारे में। ब्लड फ्लो के बारे में क्या बात हो रही है, तो कहते हैं कि जिस हिस्से दिमाग के जिस हिस्से में एक इमेज बनता है उस हिस्से में ब्लड फ्लो हो रही होती है। ठीक है, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि विजन वाले हिस्से में ब्लड फ्लो होता है और जो हम देखते हैं चीजों को तस्वर करते हैं, ये एक ही तरह के दो काम होते हैं और ब्रेन के एक ही हिस्से में इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा होता है। मतलब ब्रेन के एक ही हिस्से को इस्तेमाल करते हुए ये दोनों काम जो होते हैं परफॉर्म हो रहे होते हैं। इसके बाद आगे बात आती है ऑसिपिटल लोब्स की। ऑसिपिटल लोब्स क्या होती है कि ये वो दिमाग का हिस्सा जिसे देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, और इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज भी ज्यादा होती हैं और जब उसे इमेज दिखाई जाती है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकली एक्टिविटीज और ज्यादा हो जाती है। और ये ऑसिपिटल लोब्स भी प्राइमरी और सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स में मौजूद होती है। आगे ये कुछ मतलब इम्पोर्टेंट एक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, विजुअल कॉर्टेक्स के बारे में और ऑसिपिटल लोब्स के बारे में जो मैंने आपको बताई है ब्लड फ्लो के बारे में। गोल्डनबर्ग एंड कोलीग्स इन्होंने क्या किया, ज्यादातर हम इसमें ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स ही पढ़ते आ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्सपेरिमेंट्स का मकसद ये है कि आप लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, गोल्डनबर्ग एंड कोलीग्स में वही बात हो रही है, ब्लड फ्लो टू ओसिपिटल लोब्स की फॉर इमेजिनरी ग्रुप ओसिपिटल लोब्स हैज अ लॉट ऑफ विजन एरियाज, कि जहाँ जिस एरिया में जिस हिस्से में हम तस्वुर कर रहे होते हैं, एक इमेज बना रहे होते हैं, वो ओसिपिटल लोब का एरिया होता है और उसके अंदर ब्लड फ्लो ज्यादा होता है। कोजलन येट अगेन, अब वो कह रहे हैं कि हम कोजलन को दोबारा पढ़ेंगे क्योंकि हम पीछे ये बात करके आए थे कि मेंटल इमेजरी में कोजलन ने बहुत ज्यादा काम किया। आगे वो कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी एक बुक मेंशन की, इमेज एंड द ब्रेन। ठीक है, द रेजोल्यूशन ऑफ द इमेजरी डिबेट। इसमें उन्होंने क्या कहा कि buffer is where the image is projected, attention is window, select a part of image in the buffer for detail processing, when we recall the image and realize it is decided by attention window। हम पीछे भी देख के आए थे कि शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर भी अटेंशन मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी तरह जब हम किसी भी इमेज को रिकॉल करते हैं या रियलाइज करते हैं तो वो भी अटेंशन हमारी ही उसे डिसाइड करती है। आगे इमेज कंपैरिजन की बात हो रही है। इमेज कंपैरिजन में मोयर इन 1973 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। He was interested in the speed with which subject could judge the relative size of 2 months animals from the memory। मतलब इन शॉर्ट उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने सब्जेक्ट्स को कहा कि आपने अपने माइंड के अंदर एक डिफरेंस बनाना है या दो इमेजेस बनानी है, लाइन और वुल्फ की। उसके बाद उन्होंने कहा कि लाइन और माउस की। अब जब इनका जो रिस्पॉन्स था सब्जेक्ट्स का, उसके रिएक्शन टाइम को नोट किया गया तो इसके इस एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स ये निकले कि जब उन्हें लाइन और माउस के दरमियान डिफरेंस करने का कहा गया तो उन्होंने जल्दी मतलब रिएक्शन टाइम कम था और उन्होंने रिप्लाई कर दिया कि लाइन जो है वो बिगर है। ठीक है, और इसको उन्होंने माइंड में इमेज बनाने के बाद ही जवाब दिया, क्योंकि लाइन और माउस में बहुत ज्यादा साइज में फर्क होता है लेकिन लाइन और वुल्फ में इतना ज्यादा फर्क नहीं होता, जिसके उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ा और उसके बाद उन्होंने रिप्लाई किया। तो इसका रिजल्ट ये निकला कि अगर साइज का डिफरेंस जो है वो ज्यादा होगा तो रिएक्शन टाइम भी ज्यादा होगा। अगर साइज का डिफरेंस जो है वो कम होगा, साइज का जो डिफरेंस है वो कम होगा तो रिएक्शन टाइम भी कम होगा। डिफरेंस इन साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन टाइम। किसी भी चीज का अगर साइज है मतलब लाइन और बुल्क का साइज बड़ा था दोनों का, तो रिएक्शन टाइम ज्यादा हुआ। जबकि लाइन और बुल्क में जो साइज है वो बहुत कम है, उससे क्या हुआ कि आपका रिएक्शन टाइम भी कम हुआ। आगे बात हो रही है रिजल्ट्स की जो मैंने आप लोगों को बता दी है। decrease as the difference in estimated size increase. In general, the judgment times decrease as the difference in estimated size increase. Sorry, थोड़ा सा हम यहाँ पे गलत कर गए कि लाइन और माउस के दरमियान जो उसके साइज का डिफरेंस था वो ज्यादा हो रहा है, क्योंकि लाइन बहुत ज्यादा बड़ा है, माउस बहुत ज्यादा छोटा है, तो डिफरेंस इन दोनों के दरमियान ज्यादा है, तो रिएक्शन टाइम कितना होगा, कम होगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ऊपर मुझसे भी थोड़ी गलती हो गई। अब जब लाइन और वुल्फ के जो साइज है, ठीक है, वो लाइन का भी बड़ा होता है, वुल्फ का भी साइज ज्यादा होता है।
तो उनका जो साइज का डिफरेंस है वो कम हुआ, तो रिएक्शन टाइम ज्यादा हुआ। आ गया विजुअल कंपैरिजन, लाइन कंपैरिजन। अब जॉनसन ने 1939 में एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कहा कि आपने दो लाइंस को जज करना है। अब इसका रिजल्ट भी ये निकला कि उन लाइंस के दरमियान जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना उसका रिएक्शन टाइम जो होगा वो कम होगा, और जितना उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो कम होगा उतना उसका रिएक्शन टाइम ज्यादा होगा। आगे हम यहाँ से देखते हैं मेंटल मैप्स। भी हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि मेंटल मैप्स क्या होता है, कि आप अपने माइंड के अंदर जो होता है वो आप एक मैप बनाकर तस्वीर करते हैं। जैसे उन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी हुई है एलिफेंट बीटा कंट्रीज की। आगे हम इधर से देखेंगे टू टाइप्स ऑफ इमेजिनरी। फरा एंड कोलीग्स ने इन्होंने कहा कि इमेजिनरी की दो टाइप्स हैं, विजुअल प्रॉपर्टीज और स्पेशियल प्रॉपर्टीज। विजुअल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो रिकॉग्निशन ऑफ विजुअल ऑब्जेक्ट्स एंड पैटर्न्स, जो कि ऑब्जेक्ट्स और पैटर्न्स को विजुअली रिकॉग्नाइज करती हैं। स्पेशियल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, स्पेशियल टास्क सच एज लोकेशन, मतलब लोकेशन की बेस पर हम किसी भी चीज की विजुअली उसको इमेजिन करते हैं। आगे इसके एविडेंस में वही आ गया कि पेशेंट विद टेम्पोरल डैमेज, प्रॉब्लम्स विद कलर, प्रॉब्लम्स विद साइज, प्रॉब्लम विद शेप, द पेशेंट्स आर ओके विद मेंटल रोटेशन, विद इमेज स्कैनिंग एंड विद लोकेशन। अच्छा, आगे बात हो रही है साइज एंड डिटेल्स। सम साइकोलॉजिस्ट वांटेड टू नो वेदर द इमेज साइज कैन बी चेंज्ड बिकॉज़ ऑफ विजुअल स्क्रीन। कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि विजुअल स्क्रीन की क्योंकि जो कुछ इमेजेस का साइज जो होता है वो चेंज हो जाता है विजुअल स्क्रीन की वजह से। जैसा कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि सब्जेक्ट वर आस्क्ड टू पिक्चर एलिफेंट। उन्होंने कहा एक सब्जेक्ट से कि आपने एलिफेंट की पिक्चर अपने माइंड के अंदर इमेजिन करनी है, और नेक्स्ट उन्होंने कहा कि रैबिट की। अब एलिफेंट उनके माइंड में बहुत बड़ा था और रैबिट बहुत छोटा था। उसके बाद उन्होंने कहा सब्जेक्ट से कि आप रैबिट के फीचर्स को भी आप जो है वो डिफाइन करें, मतलब अपने माइंड के अंदर इमेजिन करें। इसके लिए उन्हें क्या हुआ कि मुश्किल हुई, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड के अंदर ज्यादा जगह एलिफेंट को दी और कम जगह रैबिट को दी, जिससे ये पता चला कि जो हमारे माइंड में अगर स्क्रीन होती भी है तो वो एक लिमिटेड स्क्रीन है, ठीक है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को भी ये इम्प्लीकेशन में लिखा हुआ है कि आवर माइंड स्क्रीन इज समवट सिमिलर टू टीवी स्क्रीन, इज दैट अ लिमिटेड कैपेसिटी। अगर कोई टीवी स्क्रीन जैसी कोई स्क्रीन हमारे माइंड में है बेस के ऊपर हम इमेज बनाते हैं तो वो भी लिमिटेड कैपेसिटी में मौजूद होती है। इफ अ लार्ज एलिफेंट फिल्स द स्क्रीन, अगर एक बड़े एलिफेंट ने हमारी स्क्रीन मतलब जो स्क्रीन है उसको फिल कर लिया, देन द रैबिट्स इमेज हैज टू बी स्मॉल, तो रैबिट का ऑटोमेटिकली इमेज बहुत स्मॉल बनेगा। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में भी एक क्रिटिसिज्म आया, उन्होंने कहा कि अगर कोई एक बच्चा है, आप उसे कहते हैं तो उसने कार्टून वगैरह में एलिफेंट का कोई छोटा बच्चा देखा होगा मिनी साइज का, तो वो अपने माइंड के अंदर एक स्मॉल साइज का एलिफेंट को लेके आएगा, जिसकी वजह से इस एक्सपेरिमेंट को भी आगे स्टडी किया गया कि मोर ऑन साइज एंड डिटेल। मोर ऑन साइज एंड डिटेल में हम देखते हैं कि नेक्स्ट ग्रुप जो अगला ग्रुप था उसे पूछा गया कि आपने अपने माइंड के अंदर एक जायंट रैबिट मतलब उसको खड़ा करना है, मतलब उसकी एक इमेज बनानी है और टिनी एलिफेंट की, एंड देन दे वर शोड अ टिनी रैबिट एंड नेक्स्ट टू अ जायंट फ्लाई। अब उन्होंने कहा कि आपने टिनी से रैबिट की और जायंट फ्लाई का इमेजिन करना है। दिस टाइम दे टुक लॉन्गर टू रिपोर्ट फीचर्स ऑन रैबिट नेक्स्ट टू द फ्लाई। दिस वाज डन टू इंश्योर दैट सब्जेक्टिव डिफरेंसेस इन इमेजेस आर अकाउंटेड फॉर। इसकी इंप्लीकेशंस देखते हैं हम आगे। This seems to confirm that idea. The images are screened in a similar fashion to TV or cinema screens for the matter. People are different. अब सब कुछ जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि there is no imaginary but some say images are present. उन्होंने कहा कि imaginary होती नहीं है लेकिन कुछ images जो है वो हमारे माइंड में जरूर होती हैं। जब सर फ्रांसिस गल्टन ने इस पे काम किया 1883 में, इन्होंने कुछ लोगों से पूछा कि आप अपने घर के ब्रेकफास्ट के टेबल के फीचर्स को एक्सप्लेन करें, डिस्क्राइब करें। उन्होंने कहा कि बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने इस इमेजिन नहीं कर सके। These people were professional and intelligent, और उन्होंने उन जो लोग अपने ब्रेकफास्ट के टेबल के फीचर्स को डिस्क्राइब नहीं कर सके, सर फ्रांसिस ने कहा कि वो लोग प्रोफेशनल और इंटेलिजेंट है। द रिजल्ट ऑफ गैल्टन वाज चैलेंज, इस गैल्टन के रिजल्ट को चैलेंज कर दिया गया और 1965 में एक स्टडी हुई मेंसा मेंबर्स की। मेंसा मेंबर्स होते हैं जो कि हाई क्वालिफाइड हाई आईक्यू लेवल के बंदे होते हैं, ठीक है, जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा होता है। उन्हें कहा गया कि आप इमेजिन करें, तो उनमें क्या हुआ कि 97 जो परसेंट लोग थे उन्होंने इमेजिन कर लिया चीजों को, जबकि गैल्टन ने कहा था कि जो इमेजिन नहीं कर सकते वो इंटेलिजेंट होते हैं। इन्होंने हाई आईक्यू लेवल के बंदे लिए और जो 97% लोगों ने इमेजिन कर लिया। रिपोर्टेड विविड
imaginary. 97% reported vivid imaginary. Images versus verbalizers क्या होता है आपको मैं यहाँ बताना था. रिपोर्टेड विविड इमेजिनरी मतलब क्या हुआ कि वेरी क्लियर विजिबल इमेजिनरी. आगे इमेजेस वर्सेस वर्बलाइजर्स. इमेजेस एंड लिंग्विस्टिक थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. उन्होंने कहा है कि इमेजेस और लिंग्विस्टिक थिंग्स आर बहुत ज्यादा से डिफरेंट होते हैं, यानी कि इमेजेस और लैंग्वेजेस आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं. अब इमेजेस क्या होता है कि वो पीपल्स जो के इमेजेस की बेस पर अपने प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं. एंड वर्बलाइजर्स क्या होते हैं कि यूज लैंग्वेज फॉर प्रॉब्लम सोल्विंग. जो लोग अपने प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं. आगे उन्होंने कहा कि बट देयर इज नॉट मच ब्रीथिंग इन विजन. उन्होंने कहा है कि विजन में ब्रीथिंग नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल जो लोग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं मतलब वो वोकल स्पीच का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, जैसे अब मैं बोल रही हूँ तो मेरे इस बोलने के प्रोसेस में ब्रीथिंग का इस्तेमाल हो रहा है. लेकिन अगर आप विजन कर रहे हैं तो उसके अंदर ब्रीथिंग नहीं आता. ये नहीं कि आप सांस लेना बंद करते हैं, विजन के प्रोसेस में ब्रीथिंग का इंटरफेयर नहीं हो रहा होता. आगे आता है कि इमेजरी इज नॉट सिंपल. उन्होंने कहा कुछ साइकोलॉजिस्ट ने फिर कहा कि आप इमेजरी को बिल्कुल सिंपल नहीं ले सकते. इमेजरी इज नॉट सिंपल, इट मे बी सिंपलिस्टिक. assume that उन्होंने कहा ये सिंपलिस्टिक हो सकता है कि इमेजरी इज एदर प्रेजेंट और एब्सेंट, के किसी पर्सन के अंदर मौजूद हो और किसी के अंदर ना हो. लेकिन अब ये नहीं कह सकते हो ही नहीं सकता. सम पीपल मे बी बेटर देन अदर्स इन यूजिंग इमेजरी फॉर रिकॉल. उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि दूसरे लोगों से ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को इमेजिन कर सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को मैनिपुलेट कर इमेजेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं. बेटर मैनिपुलेट इमेजेस टू सोल्व प्रॉब्लम्स. अब जैसा कि अगर आपको कहा जाता है कि आप अपने माइंड के अंदर एक एलिफेंट को इमेजिन करें जिसकी 3 टांगे हों और 1 कान हो. आप ऐसे कुछ लोग कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे. इस तरह होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो बेटर मैनिपुलेट इमेजेस की सलाहियत रखते हैं. वो चीजों को अपने प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए बेटर मैनिपुलेट इमेजेस पर काम करते हैं. आगे आइडेटिक इमेजरी क्या होता है. आइडेटिक आइडेटिक इमेजरी क्या होता है कि आइडेटिक इमेजरी रेफर्स टू पीपल्स एबिलिटी टू सी एन इमेज दैट इज अ परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन. अब मैं आपको समझाती हूँ कि आइडेटिक इमेजरी होता क्या. इफ यू सी अ पिक्चर ऑफ अ रूम विद 12 चेयर्स बट यू डिडंट काउंट देम एट द टाइम. मतलब आपको एक रूम में ले जाया जाता है, वहां आपको ये नहीं कहा जाता कि यहाँ पर मौजूद आपको कहा जाता है कि इस रूम को अच्छे से देख लें. ठीक है. उसके बाद आप जब बाहर आते हैं तो आपसे कहा जाता है कि आप बताएं कि इस रूम में कितनी चेयर्स थी. आपने वहां पर मौजूद चेयर्स को नहीं गिना होता, लेकिन आप इमेजिन करके गेस कर लेते हैं कि इतनी होंगी. लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि एग्जैक्ट गेस करेंगे कि 12 चेयर्स थी रूम के अंदर. मतलब कि कुछ लोगों के अंदर आइडेंटिक इमेजरी इतना अच्छा होता है उनका कि आप एक हॉल में ले जाए जहाँ पे 100 चेयर्स हो और हाथ से उन्हें बाहर लाके बताया कहा जाए कि कितनी थी तो वो आपको इमेजेस माइंड के अंदर मेंटली इमेजरी में इमेजिन करके आपको काउंट करके बता सकते हैं कि वहां पर 100 चेयर्स थी. लेकिन ये सबके साथ नहीं होता. बहुत कम लोगों का आइडेंटिक इमेजरी इतना अच्छा होता है. Anis Ashif, a Pakistani psychologist in the USA, has done a lot of pioneering work on eidetic images. ये हमारे लिए एमसीक्यूज भी है कि इन्होंने बहुत ज्यादा आइडेटिक इमेजेस पे काम किया. अनीस एशेफ जो कि पाकिस्तानी साइकोलॉजिस्ट थे. तो जनाब ये हमारा लेसन नंबर 41 था. कंसेप्ट क्लियर करवाने की मैंने पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर मैं आपको वही कहूंगी अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. या आपको कहीं से भी लगता है कि मैंने आपको गलत बताया आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं. और अगर आप लोगों को इससे भी ज्यादा डिटेल में और ज्यादा अच्छे से लेक्चर चाहिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपने एलएमएस के वीडियो लेक्चर्स पे जाएं. वहां आपको बहुत बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग किस्म के लेक्चर्स मिलेंगे और बहुत अच्छे से समझ आएगा. ये जस्ट उन लोगों के लिए होता है जिनके पास इतना टाइम नहीं होता और उन्हें थोड़े टाइम के अंदर कंसेप्ट मिलता है. मैं कभी भी आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप आके हमारे लेक्चर यूट्यूब पर देखें. अगर आपको इससे बेस्ट कंटेंट चाहिए तो आप जाके वीडियो के लेक्चर्स को सुन सकते हैं. तो फिर मेरी रिक्वेस्ट मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज.